नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सैलरी इंक्रीमेंट के साथ क्या अपने एसआईपी में इंक्रीमेंट करते हैं? आपको मालूम है क्या, एसआईपी में स्टेप अप करने से आपका जो फाइनल कॉर्पस है वो दुगना हो सकता है। लेकिन अब ये स्टेप अप एसआईपी कितनी करें, कब करें, कैसे करें, इस पर आज हमारी होने वाली है खास चर्चा। एसआईपी यानी स्टेप अप एसआईपी का भी पूरा गणित आज हम आपको समझाने वाले हैं और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे दो खास एक्सपर्ट। स्वागत करते हैं हमारे शो में कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी और रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा का। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है आज हमारे शो में। एसआईपी तो हिट है ही, पर स्टेप अप एसआईपी क्या उससे भी ज्यादा हिट है? इस पर आज हमारी खास चर्चा होने वाली है। लेकिन सबसे पहले जरा समझना चाहेंगे ये स्टेप अप एसआईपी का फंडा क्या है। हर जरा हम आपसे जानना चाहें, अगर एसआईपी तो डेफिनेटली एक छोटी रकम से बड़ी कमाई करने का एक बहुत बेहतरीन जरिया है और एसआईपी से जितने वृद्धि हो रही है निवेश की वो तो हम देख ही रहे हैं म्यूचुअल फंड के आंकड़ों में। पर ये स्टेप अप एसआईपी से आपका जो मुनाफा है वो दुगना और तिगुना कैसे हो सकता है, इसका फंडा बताइए। जी हाँ स्वाति, आपने सही फरमाया कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो करीबन 28,000 करोड़ जो है वो हर महीने का एसआईपी के जरिए आता है। अब एसआईपी का फायदा क्या होता है? एसेंशियली ये है कि अगर एक इंसान को इनकम ही हर महीने आ रही है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट भी हर महीने करते हैं। आप मान लीजिए जैसे सैलरी क्रेडिट हुई आपके, उसके 1-2 दिन बाद आपने एसआईपी की एक डेट दे रखी है तो आपकी पैसा कट के ऑटोमेटिक मोड में इन्वेस्ट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात करें तो हमने देखा है कुछ भी अगर आपने एक ऑटोमेटेड मोड में रखा है तो वो एक लंबी अवधि के लिए अच्छी तरह आपका एक डिसिप्लिन बना रहता है। अगर आप यही चीज चेंज करते हैं, बोलते हैं हर महीने मैं अपने से एक एक्शन लेके हर महीने इन्वेस्ट करूंगा, तो हमने इनकंसिस्टेंसी देखी है उस चीज में। ऑटोमेटिक मोड अच्छा है। अब आते हैं कि अगर स्टेप अप का क्या एडवांटेज है। एसआईपी के एडवांटेजेस हम समझ चुके हैं कि बहुत कन्वीनियंटली छोटी छोटी रकम हमारे अकाउंट से चली जाती है और एंड में एक बड़ा कॉर्पस बन के मिलता है। लेकिन अक्सर हम अगर इन्वेस्टर बिहेवियर में देखें कि आपने जब एसआईपी शुरू की तब तो आपने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली, आपने देखा आपके कैश फ्लोज कैसे हैं कि आपके महीने के एक्स अमाउंट बचता है तो आपने वो एसआईपी की तरफ रुख कर दिया। लेकिन जैसे साल दर साल निकलते रहते हैं बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी वापस रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है क्या, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्शन में ट्रांसलेट होता है और अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है लेकिन सामने आपकी इनकम बढ़ रही है, तो ये वापस एक डिसबैलेंस हो जाता है जहां पे ये बनता है कि आप अपनी एसआईपी भी बढ़ाएं। तो इसके दो तरीके हैं। एक है कि आप खुद से एक्शन लें और पहले की एसआईपी 10,000 की जा रही है तो आप उसे बंद करें और फिर उसे या तो 11,000 की करें, या आप इसे एक ऑटोमेट मोड में डाल दें। ऑटोमेटिक मोड में क्या है, वही है स्टेप अप एसआईपी, जो आप शुरू करते वक्त डिसाइड करते हैं कि हर साल मेरी एसआईपी 10% से आप मान लीजिए बढ़ानी है। तो क्या होगा कि अभी आप 10,000 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले साल ये ऑटोमेटिकली 11,000 हो जाएगी। आपको कुछ वापस अपनी तरफ से नहीं करना है लेकिन आपकी इनकम के बढ़ते साथ में इसकी आपकी एसआईपी भी बढ़ती रहेगी। अब इसके फायदे क्या हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जिन्होंने 10,000 रुपए से अपनी एसआईपी शुरू की है, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं हर साल 10% स्टेप अप भी करूंगा। और अगर यही कॉर्पस अगर 12% से ग्रो करता है तो 20 साल में क्या अंतर आता है? तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने स्टेप अप सेटअप नहीं किया है, आप सिर्फ 10,000 की एसआईपी 20 साल के लिए कर रहे हैं और 12% से अगर ग्रो करता है तो आपके हाथ में आते हैं करीबन 1 करोड़ रुपए। और यही चीज अगर आप स्टेप अप करते हैं, 10% स्टेप अप करते हैं, तो यही एंड कॉर्पस आपने शुरू 10,000 से किया लेकिन हर साल 10% आप बढ़ाने वाले हैं, वही 20 साल का टेन्योर है और 12% से ग्रो करता है, तो 1 करोड़ की जगह आपका एंड कॉर्पस बन जाता है 2 करोड़ रुपए। एक सिंपल स्टेप लेना है आपको कि आगे जाते हुए मेरी एसआईपी हर साल 10% बढ़े, और ऑटोमेटिक मोड में अगर आप करते हैं तो आपको उसका इंटरवेंशन कुछ नहीं करना पड़ता और ये एक डिसिप्लिन मैनर में चलती रहती है। तो डिफरेंस जो है वो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ बन जाता है। तो ये है मैजिक स्टेप अप एसआईपी का। आप या तो ऑटोमेटिक मोड में करें या आप एक मैन्युअली उसे हर साल रिव्यू करें और अपनी एसआईपी बढ़ाएं, लेकिन इनकम बढ़ती है इन्फ्लेशन के तौर पे, आपको अपनी एसआईपी हर साल बढ़ानी चाहिए। तो एसआईपी को हर साल बढ़ाते चलें। 10% कहा जाता है कि स्टेप अप एसआईपी के लिए एक अच्छी करेक्ट अमाउंट है एनुअली, सालाना की बात कर रहे हैं हम।
पर विकास, कैसे समझें कि स्टेप अप एसआईपी कितने परसेंटेज से करना सही है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि 10% का इंक्रीमेंट आपको हर बार मिल रहा है सालाना, तो कैसे एक जो मानिए अगर हम नौकरी पेशा किसी एक व्यक्ति की बात कर लें, सैलरीड जो एक व्यक्ति है वो अपनी स्टेप अप एसआईपी की जो दर है उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं? धन्यवाद स्वाति। हेलो हर्ष भाई। देखिए स्वाति, क्या है कि जब हम जनरली एक निवेशकों का माइंडसेट देखते हैं तो वो क्या होता है कि जब एक उन्होंने एसआईपी शुरू कर दी अपनी, और जैसा हर्ष भाई ने बहुत अच्छे से समझाया ये चीज कि एक लंबे समय तक क्या होता है कि एसआईपीज अच्छी चल रही हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन कभी भी वो अपनी एसआईपीज का अमाउंट बढ़ाते नहीं है। फिर जब बहुत देर के बाद उनको लगता है कि हाँ एक्सपीरियंस अच्छा हो गया तो अब इसको एसआईपी को बढ़ाया जाए, उस केस में जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो ये होती है कि क्योंकि ये स्टेप अप ज्यादातर लोग यूज नहीं करते और उसमें वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एसआईपीस और ऐड करना शुरू कर देते हैं। और इवेंचुअली क्या होता है कि पोर्टफोलियो में अगर आप देखें कि जो 5 से 6 या 7 के आसपास स्कीम होनी चाहिए पूरे पोर्टफोलियो की जो बास्केट है, वो बढ़ते 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 10-15 फंड्स की हो जाती है और फिर उसमें बहुत ज्यादा ओवरलैप भी हो जाता है और पोर्टफोलियो की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर आता है। नाउ इंटेंशन तो अच्छी थी कि मुझे अपने एसआईपीस बढ़ाने हैं, मुझे अपने इनफ्लोज बढ़ाने हैं, बट अच्छी इंटेंशन के होते हुए भी जो एक्शन है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एडिंग मोर एंड मोर स्कीम्स। तो ऐसे केस में जैसा आपने बोला कि अगर किसी का इनफ्लो बढ़ रहा है तो उनको क्या अमाउंट का जो एसआईपी जो है अपना है स्टेप अप करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि स्टेप अप करने से क्या है, आप अपनी जो स्कीम्स हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। आपके जो 5-6 स्कीम्स का एक अच्छा बास्केट है उसी में आप स्टेप अप कर रहे हैं। और दूसरा उसका बेनिफिट ये भी होता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि इंक्रीमेंट आ गई और हमने जो एसआईपी चल रही है वही चलने दी और उसमें इजाफा नहीं किया। और इवेंचुअली वो जो एक बड़े कॉर्पस की आप बात करती है, जो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट और एक्सपोनेंशियल इफेक्ट आता है, वो उसका असर नहीं होता। तो ऐसे केस में स्टेप अप तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटली जरूरी है। अब कितना करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब्जेक्ट टू आपके जो कैश इनफ्लोज बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं और उनको 10% का अगर स्टेप अप 10% की इंक्रीमेंट मिलती है, ऑब्वियसली उनको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि उनके अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कुछ बढ़ोतरी होगी तो वो कितनी होगी और कितना उनको करना चाहिए। बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, थंब रूल तो आप ये लेके चले स्वाति कि एवरेज हम पकड़ के चलते हैं 6% का तो इन्फ्लेशन इंडिया में है ही है। तो आप 6% तो बेयर मिनिमम जब आपका इंक्रीमेंट होता तो स्टेप अप आपको करना ही चाहिए। 10% कर लें तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज 10% की भी जब हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर किसी की 1 लाख रुपए की आमदनी है और उनके हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 30,000 का सिप चल रहा है उनका, अगर उनकी 10% इंक्रीमेंट होती है तो उनको 10,000 रुपए उनकी जो सैलरी बढ़ेगी। बट यहाँ पे अगर क्योंकि 30,000 का उनका सिप चल रहा है तो 3,000 रुपए का जो स्टेप अप है उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। इन इन दैट केस वो तो स्टेप अप अपना 15% भी कर सकते हैं या 20% भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन उनके क्या गोल्स हैं और उनके क्या किस तरीके से कैश इनफ्लोज बढ़ेंगे आगे। हाउएवर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना करें कि आप इतना ज्यादा स्टेप अप कर दें, क्योंकि शुरुआत में बेस अगर आपका लो है 20,000 या 30,000 तो उस बेस पे 10% इंक्रीमेंट इतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी आपको। लेकिन मान लीजिए 15% का स्टेप अप कर लिया या 20% का स्टेप अप कर लिया, एक पॉइंट के बाद में जाके सिप का अमाउंट भी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाता है या बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना जो मंथली कैश फ्लोज है उसके ऊपर स्ट्रेस कोई आ जाए। तो पहला ये मैं बोलूंगा कि 5% to 6% इज वेरी बेसिक, जो कि करना ही चाहिए। और अगर यदि पॉसिबल हो और कैश फ्लो में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा हो तो 10% इज ए आइडियल नंबर, जो कि आपके सिप का स्टेप अप होना ही चाहिए। तो लगभग 10% से एक आइडियल अमाउंट कहा जाता है जिससे आप अपने एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टेड टू आपके खर्चे कितने हैं, आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है, आपको कितना जो अतिरिक्त पैसा है वो बाकी खर्चों के लिए रखना है, उस हिसाब से भी आप तय कर सकते हैं। कम से कम 5 से 7% इन्फ्लेशन से जो ऊपर है उतना अमाउंट आप रख सकते हैं स्टेप अप के लिए, जैसा विकास ने बताया। एक और बात जो समझना ज़रूरी है हर्ष, वो ये कि कई लोगों का ये मानना है कि जब बाजार आपको मौका दे रहा है तो क्यों ना आप एक मुश्त पैसा डाल दें, या फिर अगेन बोनस का टाइम या फिर इंक्रीमेंट के टाइम पे जो एक मुश्त पैसा आ रहा है उसको एक साथ डाल दें। तो क्या ये भी एक तरीका हो सकता है? जो स्टेप अप एसआईपी नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो एक मुश्त रकम डाल के भी इस पर्पस को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए स्वाति, दो बातें हैं। एक है कि आप स्टेप अप
मान लीजिए एक फिक्स्ड अमाउंट का आपको कमिट करने से अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसका एक कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन कैसा है कि आपका इरादा है कि 10% आपको हर साल बढ़ाना है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास कि मैं 10% बढ़ा पाऊंगा कि नहीं। तो आप क्या करते हैं, एक साइड आपका इन्वेस्टमेंट का ऑटोमेटेड मोड में डालते हैं और एक साइड को डिस्क्रिशनरी रखते हैं। किस तरह से? अभी आप क्या करेंगे, जब शुरू करेंगे, आप पहली एसआईपी जब रजिस्टर करते हैं, आप एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि बेयर मिनिमम तो इतना मुझे करना है। वो इंटेंट की बात हो गई। तो आप कहेंगे कि मैं चलिए अगले साल से 5% का स्टेप अप करता हूं। तो आपने क्या किया, एक इंटेंट आपने अपने आप को बांध लिया। अब कोई कारण से मान लीजिए अगले साल आपकी इंक्रीमेंट नहीं हुई या आप नहीं कर सकते स्टेप अप, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस स्टेप अप को कैंसिल कर दें। ऐसा नहीं है कि आपने 5% बोला है और आप नहीं कर पाएंगे तो कोई पेनल्टी लगेगी आपको। लेकिन क्या हुआ, आपने अपने आप के लिए एक डिसिप्लिन बना दिया कि मैं 5% तो मिनिमम करूंगा। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आप 5% आप कर सकते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक मोड पे जाने दीजिए। अब एक साल बाद आपको ऐसा लगता है कि हर महीने मेरे पास थोड़ा और बच रहा है, लेकिन मुझे फिर से कमिट नहीं करना, क्यों कभी भी खर्चे आ जाए मुझे पता नहीं। तो आप क्या करते हैं, उसे 5% का स्टेप अप को कमिटेड रखते हैं, और उसके ऊपर आपके पास अगर कुछ भी पैसा बचता है तो आप लमसम के रूप में उस समय डाल दीजिए, एड ऑन बेसिस पे। कोई कमिटमेंट नहीं है आपके पास। तो क्या होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि आप अपने आप के लिए कैसे दायरे सेट करते हैं। तो एक डिसिप्लिन बनाना ऑटोमेटेड मोड में डालने से क्या होता है, हमने रिजल्ट देखा है कि ये एक्शन में कन्वर्ट होता है। अगर आप सब कुछ डिस्क्रिशनरी रखेंगे तो वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि अगर मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, कुछ लमसम आया, बोनस आया, कहीं से कुछ पैसे आ गए और उसको आप मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। तो हमने, स्वाति अगर आपको ध्यान होगा, पहले हमने ये एसआईपी रिपोर्ट के बारे में एक बहुत अच्छी तरह एक एलैबोरेट वे में हमने कंपैरिजन देखा था कि अगर कोई इन्वेस्टर है जो बहुत लकी है, विच मींस जब भी उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया, मार्केट उस महीने का लोएस्ट लेवल पे था, तो उन्हें सबसे कम लेवल पे उन्होंने इन्वेस्ट किया और 10 से 15 साल इन्वेस्टेड रहे। उसके एवज में दूसरा इन्वेस्टर थे जो सबसे अनलकी इन्वेस्टर थे, विच मींस जब भी महीने में उन्होंने पैसा डाला, मार्केट उस महीने के पीक पे था। अगर हम रिटर्न्स का डिफरेंस देखें 10-12 साल, 10-15 साल के ऊपर, तो जो रिटर्न का डिफरेंस था, वो डिफरेंस 0.5%, 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का नहीं होता है। तो आपको ये सोचना है कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम मार्केट का टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे, मार्केट के लोएस्ट लेवल पे मुझे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है, या मार्केट के हाईएस्ट लेवल पे कर रहा हूं तो अनलकी हूं, इसका एंड रिजल्ट 10 से 15 साल बाद क्या हो रहा है कि आपको जो डिफरेंस है वो 50 बेसिस पॉइंट्स का आ रहा है। अब कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि परसेंटेज पॉइंट में 0.5% 10 से 15 साल में बहुत फर्क पड़ता है। जी हाँ, करेक्ट है कि 0.5% 10-15 साल में कंपाउंडिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप टाइमिंग करना भी चाहें तो क्या आप टाइम कर सकते हैं कि नहीं। हो सकता है महीने के साल में एक दो बार आपको ऐसा लकी फील हो जाए कि मैंने जब पैसे डाले मार्केट लोएस्ट लेवल पे था, लेकिन क्या आप कंसिस्टेंटली ये 10 से 15 साल तक कर सकते हैं कि नहीं। तो कोई भी इन्वेस्टर मैंने ऐसा देखा नहीं है पिछले 25 साल की हमारी प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ में कि कोई 25 साल तक या 10 साल तक या 2 साल तक भी टाइम कर सके और करेक्ट आए। तो क्यों हम उस चीज पे मेहनत करें जहां पे हमारा सक्सेस रेशियो 0.2% से ज्यादा नहीं है। इससे अच्छा क्यों ना हम डिसिप्लिन मेंटेन करें जिसका एंड रिजल्ट कम से कम से कंसिस्टेंटली में मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। बिल्कुल। तो जैसा हर्ष ने बताया, ये मैटर नहीं करता है कि आप महीने की किस तारीख में, आप बाजार के किस साइकिल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के जरिए। और उन्होंने ये भी बताया कि मार्केट के बहुत अच्छे दिन या मार्केट के बहुत नहीं अच्छे दिनों में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है रिटर्न में, until and unless you are invested in the markets। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को इसको आगे बढ़ाएंगे और दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे एसआईपी के लिए उनके पसंदीदा फंड्स कौन से हैं। बने रहिए हमारे साथ। मुनाफा कमाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए सिर्फ एसआईपी नहीं, स्टेप अप एसआईपी करो। स्टेप अप एसआईपी के मायने आज हम समझ रहे हैं विकासपुरी और हर्षवर्धन रूंगटा से। विकास, जरा ये हमें समझाइए कुछ गणित के जरिए कि 10% की एसआईपी के स्टेप अप एसआईपी, या फिर मानिए कोई उससे भी ज़्यादा 15% की एसआईपी करना चाहता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तो कितना उसके फाइनल जो कमाई है कॉर्पस में इजाफा वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्वाति, अगर हम एक बेस मान के चले कि 10,000 रुपए का सिप अमाउंट है
और रेगुलर बेसिस पे अगर 20 ईयर्स का टाइम होराइजन ले लें हम, तो रेगुलर बेसिस पे अगर कोई सिप कर रहे हैं विदाउट स्टेप अप, तो उनका लगभग 92 लाख के आसपास का कॉर्पस क्रिएट होगा। यही अगर 5% का वो स्टेप अप कर लेते हैं तो 1 करोड़ 27 लाख के आसपास उनका ये कॉर्पस बनेगा। यही अगर 10% स्टेप अप करते हैं तो 1 करोड़ 86 लाख के आसपास का कॉर्पस क्रिएट हो सकता है, और यही 15% का स्टेप अप करते हैं तो 2 करोड़ 85 लाख। इसी तरीके से यदि हम 15,000 का सिप ले लें, अगेन एक छोटा बेस है, बट छोटे बेस से अगर आप नॉर्मल सिप करते हैं तो 1 करोड़ 38 लाख के आसपास का कॉर्पस क्रिएट होगा। और ये कैलकुलेशन स्वाति फॉर कैलकुलेशन पर्पस 12% की दर से हम कर रहे हैं। यही 5% का स्टेप अप करते हैं तो 1 करोड़ 91 लाख, और 10% की स्टेप अप से करेंगे तो 2 करोड़ 80 लाख के आसपास, और यही 15% से करेंगे 4 करोड़ 28 लाख के आसपास। तो आप ये देखिए 15,000 की सिप में 1 करोड़ 38 लाख का सीधा सीधा आप देखेंगे तो 4 करोड़ 28 लाख के आसपास का हो सकता है यदि आप अपना 15% का स्टेप अप रखें। और लास्ट में अगर 20,000 का कोई सिप से शुरू करता है, नॉर्मल केस में विदाउट स्टेप अप 1 करोड़ 84 लाख के आसपास उनका कॉर्पस क्रिएट होगा। अगर वो 5% स्टेप अप करते हैं तो 2 करोड़ 55 लाख। यही अगर आप 10% स्टेप अप करते हैं तो 3 करोड़ 72 लाख के आसपास, और यदि 15% स्टेप अप करते हैं तो 5 करोड़ 72 लाख। आप ये देखिए, जैसे हमने शुरुआत में बोला कि अगर बेस छोटा है और आपने अगर 10 या 15% का स्टेप अप किया तो आप एक बड़े कॉर्पस की उम्मीद कर सकते हैं इससे। बिल्कुल। तो आपके लिए ये सही तरीका है स्टेप अप करने का। अब ज़रा समझना ज़रूरी है कि कौन से फंड्स में आप एसआईपी करें और कौन से फंड्स में इवेंचुअली आप अपने एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं। ये ज़रा समझते हैं। हर्षवर्धन, आप अपने फंड्स बताएं, उससे पहले एक छोटा जवाब ये ज़रूर दीजिएगा, क्या ऐसे कुछ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर गोल्स हैं जिसमें स्टेप अप एसआईपी वाकई कारगर साबित होती है? क्या ये सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सही रहता है या फिर स्पेसिफिक गोल्स के लिए ज्यादा काम करता है? तो देखिए स्वाति, स्टेप अप एसआईपी आपके लिए क्या काम करती है, वो ये है कि आपका एंड कॉर्पस आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है। आपने आज जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, आपको ये नहीं पता कि 10 साल बाद या 20 साल बाद मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या होना है। हम जो अगर गोल प्लानिंग भी करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन लेते हैं कि आज की तारीख में मान लीजिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, 10 साल बाद मुझे ये पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तो इन्फ्लेशन को जोड़ के कितना बनने वाला है। इसमें दो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। पहला वेरिएबल फैक्टर है कि हमने आज के खर्चे एस्टिमेट किए हैं। दूसरा कि इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ेगा फ्यूचर में, वो हमें पता नहीं होता, लेकिन हमने एक आंकड़ा लेके एक कैलकुलेशन फ्यूचर वैल्यू का कर लिया। तीसरा वेरिएबल फैक्टर ये है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि 12% से ग्रो करेगा, तब ये जाके इतना बनेगा। अब इतने सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, तो आप कभी भी श्योर नहीं होंगे कि एंड में मुझे क्या मिलने वाला है और मुझे कितनी जरूरत पड़ने वाली है। तो एज एन इन्वेस्टर हम क्या करते हैं कि पहले हम जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, हम उसे मैक्सिमाइज करेंगे, भाई कितना मैं आज की तारीख में कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो ये अमाउंट से हमने शुरू तो कर लिया, लेकिन ये क्या हमें सही टारगेट तक पहुंचाएगा, क्योंकि टारगेट भी मूविंग है, टारगेट भी फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने वेरिएबल्स की बात की। सो इसका सही उपाय क्या है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए, क्योंकि वही आपके कंट्रोल में है, बाकी चीजें जो है वो अजम्पशन बेसिस पे चल रही हैं। तो स्टेप अप एसआईपी आपका ये फायदा देता है कि आप अपने गोल के जितने पास में आ सके आपको वो मदद करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कैसे इसे प्लान करें। तो सिंपल पॉइंट है कि आपको, जैसे हमने पहले बात की, कि आप इसे प्लान करिए कि भाई एक मिनिमम अमाउंट तो मैं करूंगा, प्लस डिस्क्रिशनरी रख सकता हूं। अब तीसरा जो आपने सवाल पूछा वो ये था कि क्या ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हेल्प करता है। तो वेल, जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में ही आना है आपको। शॉर्ट टर्म में जो है उसका इतना असर आपको नहीं मिलेगा। पेंडुलम की तरह है, अगर आप एक पेंडुलम, लंबा सा पेंडुलम है, तो जो शॉर्टर एंड पे आपको कितना असर मिलेगा और जो बॉटम एंड है वो कितना लंबा स्विंग करेगा। सो बेसिकली जितना लॉन्गर टेन्योर है उतना कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, जितना शॉर्टर टर्म है उतना कम मिलेगा। ऑल राइट। और विकास, बताइए अब जरा आपके लिए एसआईपी के पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे? देखिए स्वाति, अगर किसी को पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक मल्टी स्ट्रैटेजी अप्रोच लेके चले। फॉर एग्जांपल, एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए जिसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप एक अच्छी ऑप्शन है। एक फ्लेक्सी कैप फंड लेके चले जिसमें पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है। एक वैल्यू थीम या कॉन्ट्रा थीम लेके चल सकते हैं, तो उसमें एसबीआई कॉन्ट्रा इज अ गुड ऑप्शन। 3 टैक्टिकल प्ले बताऊंगा, जैसे उसमें आप मल्टी एसेट फंड लेना चाहें तो व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट फंड ले लीजिए, या फिर अगर आप डिफेंस थीम खेलना चाहते हैं एज ए टैक्टिकल प्ले तो मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड,
और यदि आप अभी जिस तरीके से हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड एक अच्छा टैक्टिकल प्ले हो सकता है। इसके अलावा एक बंधन स्मॉल कैप, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में आप करना चाहें तो 5 कोर फंड हो गए और 3 जो सैटेलाइट फंड है उसमें से कोई 2 फंड लिए जा सकते हैं। तो ये कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच के थ्रू एक अच्छा पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड किया जा सकता है अपने इन फंड्स के थ्रू। ऑल राइट, तो ये है विकासपुरी के पसंदीदा फंड, जिसमें मल्टी, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा, मल्टी एसेट एलोकेशन, मिड स्मॉल और एक आध जो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और हर्षवर्धन, आपके लिए एसआईपी के कौन से फंड्स रहेंगे? तो देखिए स्वाति, मैं एक जेनरिक करीबन 6-7 स्कीम्स के नाम बता दूंगा। हर एक इन्वेस्टर को देखना है उनको कैसे अपने पोर्टफोलियो में फिट आता है। तो मैं लार्ज कैप कैटेगरी में आपको इंडेक्स फंड दे रहा हूं, एक एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। सो बेसिकली निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं उनमें इक्वल एलोकेशन होता है। तो 50 कंपनी में हर कंपनी में 2% का एलोकेशन होगा। मिड कैप कैटेगरी में मैं 3 स्कीम्स के नाम लूंगा, 3 टाइप के। एक हो गया प्लेन सिंपल मिड कैप इंडेक्स फंड, जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये जैसा मिड कैप 150 इंडेक्स है उसी को रेप्लिकेट करेगा। 150 कंपनियां हैं लेकिन एलोकेशन एकदम इंडेक्स की तरह होगा। एक दूसरी जो फैक्टर बेस्ड मिड कैप फंड आप जोड़ सकते हैं वो इडलविज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे मिड कैप की जो 150 कंपनियां हैं इंडेक्स में, उन्हीं 150 कंपनियों में से 50 कंपनियों का चुनाव किया जाएगा जो मोमेंटम स्कोर पे हाई है। तो हमने ये कंपैरिजन एक किया था कि मिड कैप इंडेक्स देखें और मोमेंटम 50 इंडेक्स देखें। तो उसमें हमने लॉन्ग टर्म में देखा कि ये वाली जो स्कीम है उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा जरूर है, लेकिन इसे आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो इन्वेस्टर जिस हिसाब से रिस्क प्रोफाइलिंग है वो चूज कर सकते हैं। एक एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड में भी 2 ऑप्शंस देता हूं आपको, कोटक मिड कैप फंड एंड व्हाइट ओक मिड कैप फंड। तो एक हमने पैसिव के 2 ऑप्शन दे दिए और एक्टिव के मैंने 2 ऑप्शन दे दिए हैं। फ्लेक्सी कैप में ऑफकोर्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एक अच्छा ऑप्शन है। मल्टी कैप में निपॉन इंडिया मल्टी कैप एक ऑप्शन है। आप अगर स्मॉल कैप में देखते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड। तो ऐसे हमने हर कैटेगरी में आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। आपको जरूरी नहीं कि सारी की सारी स्कीम्स आपको जोड़नी है अपने पोर्टफोलियो में। जिस तरह की वोलेटिलिटी या जिस तरह की स्कीम्स आपको सूट करते हैं आपको, आप इनमें से चुनाव करके अपने पोर्टफोलियो में एक कॉम्बिनेशन बना के जोड़ सकते हैं। तो हर्षवर्धन के जो पोर्टफोलियो के फंड्स हैं जो उन्होंने सजेस्ट किए हैं, वो पैसिव और एक्टिव का परफेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने सजेस्ट किया है, इंडेक्स फंड बीइंग मोस्टली इन द लार्ज कैप स्पेस। थैंक यू सो मच दोनों एक्सपर्ट्स का। हम करेंगे हमारे साथ आज इस खास शो में शामिल होने के लिए हर्षवर्धन और विकास, धन्यवाद आपका। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।